जो कहानियां दिल की गहराइयों में छुपी हैं, अब वो बाहर आएं। बांग्ला साहित्य की बेहतरीन रचनाएं लेकर हम एक नई यात्रा शुरू करने आए हैं। अपने मन को सुकून देने वाली कहानियां सुनने के लिए आज ही हमसे जुड़ें। बांग्ला कहानियां इन हिंदी, हर कहानी एक नई यात्रा। बंकू बाबू के दोस्त सत्यजीत रे। बंकू बाबू को किसी ने कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। सच कहूं तो अगर वे गुस्सा होते तो कैसा लगता, वे क्या कहते या करते, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। हालांकि ये नहीं था कि गुस्सा होने के कारण कभी पैदा नहीं होते थे। आज 22 साल हो गए वे कांकुरगाची प्राइमरी स्कूल में भूगोल या बांग्ला पढ़ाते आ रहे हैं। इस दौरान कितने ही छात्र आए और गए, लेकिन बंकू बाबू के पीछे ब्लैकबोर्ड पर उनकी तस्वीर बनाना, उनकी कुर्सी पर गमरस चिपका देना, काली पूजा की रात को उनके पीछे पटाखे छोड़ देना, ये सब 22 सालों से छात्रों की पीढ़ियों द्वारा चला आ रहा था। लेकिन बंकू बाबू कभी गुस्सा नहीं हुए, बस कभी कभी गला साफ करके कहते थे, छी। इसका एक कारण ये भी था कि अगर वे गुस्सा होकर मास्टरी छोड़ देते तो उनके जैसे गरीब आदमी के लिए इस उम्र में दूसरी मास्टरी या नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होता। और एक कारण ये था कि क्लास भरी शैतान लड़कों के बीच हमेशा 2 एक अच्छे छात्र भी होते थे। बंकू बाबू उनसे दोस्ती करके उन्हें पढ़ाकर इतना आनंद पाते थे कि उसी से उनकी मास्टरी सफल हो जाती थी। इन छात्रों को वे कभी कभी अपने घर ले आते थे, फिर कटोरी में मुरमुरे खाने को देकर बातों बातों में देश विदेश की आश्चर्यजनक घटनाएं सुनाते थे। अफ्रीका की कहानियां, ध्रुव की खोज की कहानियां, ब्राज़ील की आदमखोर मछलियों की कहानियां, समुद्र में डूबे अटलांटिस महाद्वीप की कहानियां, ये सब बंकू बाबू बहुत अच्छी तरह सुना सकते थे। शनिवार रविवार की शाम को बंकू बाबू गांव की वकील श्रीपति मजुमदार की महफिल में जाते थे। कई बार सोचा कि अब नहीं जाएंगे, यही आखिरी बार, और नहीं क्योंकि छात्रों की छेड़छाड़ तो बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन बूढ़ों का पीछे पड़ना उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होता था। इस बैठक में उन्हें लेकर जिस तरह की मजाक मस्ती चलती थी, वो वाकई कभी कभी सहने की सीमा पार कर जाती थी। अभी तो बस कल की ही बात है, 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, भूतों की बात हो रही थी। बंकू बाबू आमतौर पर मुंह नहीं खोलते। उस दिन क्या पता क्या हुआ, अचानक बोल बैठे कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता। और बस फिर क्या था, ऐसे मौके क्या ये लोग छोड़ते हैं। रात को घर लौटते समय बंकू बाबू को बुरी तरह से परेशान होना पड़ा। मित्र बाबू के इमली के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला लंबा आदमी कालिक वालिक लगाकर अंधेरे में उनकी पीठ पर कूद पड़ा। ये सब इसी महफिल के किसी की साजिश थी। डर तो खैर बंकू बाबू को नहीं लगा था, लेकिन चोट लगी थी। 3 दिन तक गर्दन में दर्द रहा, और सबसे बुरा ये था कि उनकी नई पंजाबी कुर्ता कालिक वालिक लगकर फटकर तार तार हो गया था। ये किस तरह का मजाक है भाई। इसके अलावा छोटी मोटी परेशानियां तो लगी ही रहती थीं, जैसे छाता या जूते छिपा देना, पान में असली मसाले की जगह मिट्टी का मसाला देना, जबरदस्ती पकड़कर गाना गवाना आदि। लेकिन फिर भी महफिल में आना पड़ता है, नहीं तो श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे। एक तो वे गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके पास दिन को रात करने की ऐसी शक्ति है, ऊपर से उनके बिना बंकू बाबू का काम चलता ही नहीं। वे कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ मजाक मस्ती की जा सके, नहीं तो कैसी महफिल, बुलाओ बंकू बिहारी को। आज की महफिल का सुर ऊंचा था, यानी सैटेलाइट के बारे में बात हो रही थी। आज शाम को सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद ही उत्तर दिशा के आकाश में एक चलती हुई रोशनी देखी गई थी। करीब 3 महीने पहले भी एक बार ऐसी ही रोशनी देखी गई थी और उस पर महफिल में खूब शोध हुआ था। बाद में पता चला कि वो एक रूसी सैटेलाइट था। खटका या फोन्स्का जैसा कुछ नाम था। वो कथित तौर पर 400 मील ऊपर से तेजी से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और उससे वैज्ञानिक कई नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज की रोशनी बंकू बाबू ने सबसे पहले देखी थी, फिर उन्होंने ही वो नीधू मोख्तार को बुलाकर दिखाई। लेकिन आकर बंकू बाबू ने देखा कि नीधू बाबू ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहली बार देखने का श्रेय खुद ही ले लिया था और उसी पर बहुत शेखी बघार रहे थे। बंकू बाबू ने कुछ नहीं कहा। सैटेलाइट के बारे में यहाँ कोई खास कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये सब बातें कहने में तो कोई टिकट नहीं लगता या कहने पर पुलिस भी नहीं पकड़ती, इसलिए सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे थे। चंडी बाबू बोले,
जो भी कहो भाई, ये सैटेलाइट फैटेलाइट के चक्कर में खामखा सिर खपाना हमें शोभा नहीं देता। हमारे लिए वो भी वही है और सांप के सिर का मणि भी वही। आकाश के किस कोने में रोशनी की एक बिंदी देख रहे हो, उसी पर अखबार लिख रहा है, और वही पढ़कर तुम बैठक खाने में बैठे पान चबाते हुए वाहवाही दे रहे हो, जैसे ये तुम्हारी ही करतूत है, तुम्हारा ही गौरव है, ताली जैसे तुम्हारी ही हकदार है। राम कन्हई की उम्र कम थी। उसने कहा, मेरा ना हो, इंसान का तो है, सबसे ऊपर इंसान सत्य है। चंडी बाबू बोले, रखो रखो, सब इंसान ना तो क्या बंदर बनाएंगे सैटेलाइट, इंसान के अलावा और है क्या? नीधू मुख्तार बोले, अच्छा ठीक है, सैटेलाइट की बात छोड़ ही दी, उसमें भले ही लोग बाग ना हो, केवल एक यंत्र चक्कर खा रहा है, तो वो तो लट्टू भी चक्कर खाता है, स्विच दबाने पर पंखा भी घूमता है। जाने दो, लेकिन रॉकेट का मामला तो बिल्कुल बेकार नहीं है भाई। चंडी बाबू ने नाक से कोड़कर कहा, रॉकेट धोकर कौन सा पानी पियोगे? सुनो, रॉकेट वो भी मैं तब समझता जब ये हमारे देश में ही बनता, मैदान से छोड़ते तो वो चांद वांद को निशाना बनाता, हम जाकर टिकट खरीदकर देख आते, तब भी कोई मतलब होता। राम कन्हई ने कहा, ठीक कहा आपने, हमारे लिए रॉकेट भी वही है, घोड़े का अंडा भी वही। भैरव चक्रवर्ती बोले, मान लो अगर दूसरे ग्रह से कुछ पृथ्वी पर आया, आ भी गया तो क्या, मैं तो उसे देख नहीं सकते? हाँ, ये तो है। महफिल में सभी ने चाय की प्यालियों में मुंह डुबोया। इसके बाद तो बात आगे बढ़ती नहीं। इस अवसर पर बंकू बाबू ने खुक करके थोड़ा खांस कर धीरे से कहा, मान लीजिए अगर यहीं आ जाए। निधु बाबू ने हैरान होने का दिखावा करते हुए कहा, बांका, फिर क्या कह रहा है ये? हाँ, कौन आएगा यहाँ, कहाँ से आएगा? बंकू बाबू ने फिर धीरे से कहा, दूसरे ग्रह से कोई आदमी वादमी। भैरव चक्रवर्ती ने अपनी आदत के अनुसार बंकू बाबू की पीठ पर एक असभ्य थपकी मारकर दांत निकालकर कहा, वाह बंकू बिहारी वाह, दूसरे ग्रह से लोग आएंगे यहाँ, इस छोटे से गांव में? लंदन नहीं, मॉस्को नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, यहाँ तक कि कलकत्ता भी नहीं, सीधे इस कांकुरगाछी में? तुम्हारी तो इच्छाई कम नहीं है। बंकू बाबू चुप हो गए, लेकिन उनका मन कहने लगा, इसमें ऐसी क्या असंभव बात है? बाहर से जो आएंगे उन्हें तो पृथ्वी पर आना है, अगर इतना हिसाब करके ना आए तो? कांकुरगाछी में ना आना जितना संभव है, आना भी तो ठीक उतना ही संभव है। श्रीपति बाबू इतनी देर तक कुछ नहीं बोले थे। अब जब वो हिलकर बैठे तो सबने उनकी ओर देखा। उन्होंने चाय की प्याली नीचे रखकर ज्ञानी की तरह भारी आवाज में कहा, देखो, अगर बाहर के ग्रह से लोग आते भी हैं तो ये जान लो कि वे इस जले हुए देश में नहीं आएंगे। उन्हें तो खा पीकर कोई काम नहीं है, और वे इतने नादान नहीं हैं। मेरा मानना है कि वे साहब हैं और आकर उन्हीं साहबों के देश में पश्चिम में उतरेंगे, समझे? इस बात पर बंकू बाबू को छोड़कर सभी ने एक स्वर में सहमति जताई। चंडी बाबू ने निधु मुख्तार की कमर में कोहनी मारी और इशारे से बंकू बाबू को दिखाकर बनावटी आवाज में कहा, मुझे तो बाबा लगता है कि बंकू ने ठीक ही कहा है। बंकू बिहारी जैसे लोग जहाँ हैं वहाँ आना ही उनके लिए स्वाभाविक है। क्या कहा निधु? मान लो अगर एक स्पेसिमेन ले जाना हो तो बंकू जैसा दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा? सुनो। निधु मुख्तार ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक ठीक, बुद्धि भल हो, चेहरा हो, जो भी कहो, बंकू बिल्कुल आइडियल है। राम कन्हई बोला, बिल्कुल संग्रहालय में रखने जैसा या चिड़ियाघर में। बंकू बाबू ने मन ही मन कहा, अगर स्पेसिमेन ही कहना हो तो ये लोग भी क्या कम है। वह देखो, श्रीपति बाबू ऊंट जैसी ठोड़ी वाले, और वह भैरव चक्रवर्ती कछुए जैसी आंखों वाले, वह निधु मुख्तार छछूंदर, राम कन्हई बकरा, चंडी बाबू चमगादड़। अगर चिड़ियाघर में रखना हो तो? बंकू बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वे उठ खड़े हुए। आज कम से कम महफिल अच्छी लगेगी, उन्होंने सोचा था। नहीं हुआ, मन भारी हो गया था और रुका नहीं जा सकता। अरे क्या हुआ, उठ गए क्या है? श्रीपति बाबू जैसे बेचैन हो उठे। हाँ, रात हो गई। कहाँ रात, कल तो छुट्टी है, बैठो चाय पियो। नहीं, आज चलता हूँ, परीक्षा की कुछ कॉपियां हैं, नमस्कार। राम कन्हई ने कहा, देखना बंकुदा, आज फिर अमावस्या है, मंगलवार, लेकिन इंसान तो भूत से भी बढ़कर होता है। बंकू बाबू ने रोशनी पंचाघोष के बांस के बगीचे के ठीक बीच में आकर देखी। उनके हाथ में रोशनी नहीं थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए सांप का डर नहीं था। इसके अलावा रास्ता भी बहुत अच्छी तरह से जाना पहचाना था। इस रास्ते से वैसे तो कोई खास आता जाता नहीं, लेकिन बंकू बाबू का शॉर्टकट होता था, इसलिए वे इसी रास्ते से जाते थे। कुछ देर से उन्हें कुछ खटक रहा था, दूसरे दिनों से कुछ अलग सा भाव, लेकिन वो क्या था ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अचानक ध्यान आया कि बासवन में आज झींगुर नहीं बज रहे थे, बिल्कुल नहीं।
वही अंतर था। दूसरे दिनों में जितना ही वे वन के भीतर घुसते, झींगुरों की आवाज उतनी ही बढ़ती। आज ठीक इसका उल्टा था, इसलिए ऐसा सन्नाटा था। क्या बात है? क्या सारे झींगुर सो रहे थे? सोचते सोचते 20 हाथ आगे जाकर पूरब दिशा में नजर पड़ते ही उन्होंने रोशनी देखी। पहले लगा शायद आग लग गई है। वन के बीच के खाली हिस्से में, जहां पोखर है, उसके चारों ओर के काफी बड़े हिस्से में पेड़ों की डालियों और पत्तों पर एक गुलाबी चमक, और नीचे पूरे पोखर में एक उज्ज्वल गुलाबी रोशनी। लेकिन आग नहीं थी, क्योंकि रोशनी स्थिर थी। बंकू बाबू आगे बढ़ने लगे। कानों में एक आवाज आ रही थी, लेकिन वो जैसे पकड़ से बाहर थी। अचानक कान बंद होने पर जैसी आवाज होती है, री 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 री, ये ठीक वैसी ही थी। बंकू बाबू का शरीर थोड़ा सिहर रहा था, फिर भी एक अदम्य जिज्ञासावश वे आगे बढ़ते चले गए। पोखर से 30 हाथ दूर बड़े बांस के झुंड को पार करते ही उन्होंने वो चीज देखी। एक बहुत बड़े, उल्टे कांच के कटोरे जैसी चीज पूरे पोखर को ढककर पड़ी थी, और उसकी लगभग पारदर्शी छत के भीतर से एक तीव्र लेकिन सौम्य गुलाबी रोशनी निकलकर चारों ओर के वन को प्रकाशित कर रही थी। ऐसा अद्भुत दृश्य बंकू बाबू ने सपने में भी कभी नहीं देखा था। अचंभित होकर कुछ देर देखते रहने के बाद बंकू बाबू ने गौर किया कि वो चीज स्थिर होते हुए भी निर्जीव नहीं थी। हल्के हल्के स्पंदन का आभास मिल रहा था, जैसे सांस लेने छोड़ने पर इंसान की छाती ऊपर नीचे होती है। कांच का टीला भी वैसे ही ऊपर नीचे हो रहा था। बंकू बाबू ठीक से देखने के लिए 4 कदम और आगे बढ़े ही थे कि अचानक उनके शरीर में बिजली का प्रवाह दौड़ गया, और अगले ही पल उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ पैर जैसे किसी अदृश्य बंधन में बांध दिए गए हैं। उनके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं थी। वे न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे हट सकते थे। कुछ देर इस तरह जड़वत खड़े रहने के बाद बंकू बाबू ने देखा कि उस चीज का स्पंदन धीरे धीरे रुक गया, और साथ ही वो अजीब कान बंद करने वाली आवाज भी गायब हो गई। फिर अचानक रात की खामोशी को चीरते हुए कुछ कुछ इंसान जैसी लेकिन बहुत ही महीन आवाज में एक चीख आई, मिलीपिपिंग क्रुक, मिलीपिपिंग क्रुक। बंकू बाबू चौंक कर ठिठक गए। ये कौन सी भाषा है भई? और जो बोल रहा है वो कहाँ है? दूसरी चीख सुनकर बंकू बाबू का दिल धड़क उठा। हु आर यू? हु आर यू? ये तो अंग्रेजी है, शायद उनसे ही सवाल पूछा जा रहा है। बंकू बाबू ने गले में घूंट निगलकर कहा, आई एम बंकू बिहारी दत्त सर, बंकू बिहारी दत्त। सवाल आया, आर यू इंग्लिश? आर यू इंग्लिश? बंकू बाबू ने चिल्लाकर कहा, नो सर, बंगाली कायस्थ सर। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्पष्ट उच्चारण में आवाज आई, नमस्कार। बंकू बाबू ने राहत की सांस ली और बोले, नमस्कार। कहते ही उन्होंने गौर किया कि उनके हाथ पैरों के अदृश्य बंधन जैसे अपने आप ढीले पड़ गए थे। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा उस विशाल कांच के टीले का एक हिस्सा धीरे धीरे दरवाजे की तरह खुल रहा था। उस दरवाजे से सबसे पहले एक चिकनी गेंद जैसा सिर बाहर निकला, फिर एक अद्भुत प्राणी का पूरा शरीर। पतले शरीर का सिर छोड़कर बाकी सारा हिस्सा एक चमकीले गुलाबी रंग के पोशाक में ढका हुआ था। चेहरे पर कान और नाक की जगह 2-2 और होंठों की जगह एक छेद था। रोएं या बाल का नामो निशान नहीं था। पीली गोल आंखें इतनी चमकदार थीं कि देखने पर लगता था जैसे उनमें रोशनी जल रही हो। वो व्यक्ति धीरे धीरे बंकू बाबू की ओर बढ़ा और उनसे 3 हाथ दूर खड़े होकर उन्हें एकटक देखने लगा। बंकू बाबू के हाथ अपने आप जुड़ गए। लगभग 1 मिनट देखने के बाद उस व्यक्ति ने उसी बांसुरी जैसी महीन आवाज में कहा, तुम इंसान हो? बंकू बाबू ने कहा, हूँ। व्यक्ति ने कहा, ये पृथ्वी है? बंकू बाबू ने कहा, हूँ। ठीक समझा, उपकरण गड़बड़ कर रहे हैं। प्लूटो जाने की बात थी। मन में एक संदेह था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले प्लूटो की भाषा में प्रश्न किया। जब मैंने देखा कि तुमने उत्तर नहीं दिया तो समझ गया कि पृथ्वी पर ही आ गया हूँ। बेकार की मेहनत हो गई। छी छी छी, इतनी दूर आकर। एक बार और ऐसा हुआ था, बुध ग्रह जाने की बजाय बृहस्पति पर जा पहुंचा था। 1 दिन का अंतर था बस, हे।
बंकू बाबू क्या कहें, समझ नहीं पाए। इसके अलावा उन्हें वैसे भी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो व्यक्ति पतली पतली उंगलियों से उनके हाथ पैर दबा दबा कर देखने लगा था। दबाना खत्म करके उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्रेनियस ग्रह का एंग हूँ, इंसान से कहीं उच्च स्तर का प्राणी। ये दुबला पतला 4 फुट का व्यक्ति इंसान से उच्च स्तर का प्राणी? कहने से ही हो गया क्या? बंकू बाबू को हंसी आ गई, लेकिन वो व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से बंकू बाबू के मन की बात समझ गया। उसने कहा, अविश्वास करने जैसा कुछ नहीं है, प्रमाण है। तुम कितनी भाषाएं जानते हो? बंकू बाबू ने सिर खुजलाते हुए कहा, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी, मतलब 2.5। हाँ। मैं 14,000 जानता हूँ। तुम्हारे सौर मंडल में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। इसके अलावा 21 और बाहरी ग्रहों की भाषाएं मुझे आती हैं। इनमें से 25 ग्रहों पर मैं खुद गया हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। मेरी 833। तुम जानवर खाते हो? बंकू बाबू ने अभी उस दिन काली पूजा में बकरे का मांस खाया था। वे नहीं कैसे कहें। एंग ने कहा, हम नहीं खाते, कई 100 साल हो गए छोड़ दिया है। पहले खाते थे, शायद तुम्हें भी खा जाते। बंकू बाबू ने घूंट निगला। ये चीज देख रहे हो? एंग ने एक कंकड़ पत्थर जैसी छोटी सी चीज बंकू बाबू के हाथ में दी। वह हाथ लगते ही बंकू बाबू के शरीर में फिर से एक ऐसी सिहरन दौड़ गई कि उन्होंने तुरंत डरकर पत्थर वापस कर दिया। एंग हंसकर बोला, ये मेरे हाथ में था इसलिए तुम तक आगे नहीं बढ़ पाए। कोई नहीं बढ़ पाता। दुश्मन को जख्मी किए बिना अक्षम करने जैसी ऐसी चीज और कोई नहीं है। बंकू बाबू अब वाकई हैरान होने लगे थे। एंग ने कहा, कोई ऐसी जगह या दृश्य है जिसे तुम देखना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता? बंकू बाबू ने सोचा, पूरी दुनिया तो देखना बाकी है। भूगोल पढ़ाते हैं, फिर भी बांग्लादेश के कुछ ही कस्बों और शहरों के अलावा उन्होंने क्या देखा है? बांग्लादेश का ही क्या देखा है? हिमालय की बर्फ नहीं देखी, दीघा का समुद्र नहीं देखा, सुंदरबन का जंगल नहीं देखा, यहाँ तक कि शिवपुर के बगीचे का वो बरगद का पेड़ तक नहीं देखा। मुंह से बोले, बहुत कुछ तो देखा नहीं। मान लीजिए गर्म देश का आदमी हूं, इसलिए नॉर्थ पोल देखने की बहुत इच्छा है। एंग ने एक छोटी कांच लगी नली निकालकर बंकू बाबू के मुंह के सामने पकड़ी और बोला, इसमें आंख लगाओ। आंख लगाते ही बंकू बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये भी संभव है? उनकी आंखों के सामने अंतहीन बर्फ का रेगिस्तान फैला हुआ था। उसके बीच बीच में पहाड़ों जैसे बर्फ के टुकड़े सिर उठाए खड़े थे। ऊपर गहरे नीले आकाश में इंद्रधनुषी रंगों में रंगे विचित्र डिजाइन पल पल रूप बदल रहे थे। ऑरोरा बोरियालिस? वो क्या है? इग्लू? वो ध्रुवीय भालुओं की कतार? वो पेंगुइन का झुंड? वो कौन सा भयानक जानवर है? ध्यान से देखकर बंकू ने पहचाना, वॉलरस। एक नहीं, 2 भयंकर लड़ाई चल रही थी। मूली जैसे जोड़े दांत एक दूसरे के शरीर में घुसा दिए, सफेद बर्फ पर लाल खून की धारा। पौष महीने की ठंड में बर्फ का दृश्य देखकर बंकू बाबू को पसीना आने लगा। एंग ने कहा, ब्राजील जाने की इच्छा नहीं होती? बंकू बाबू को याद आया वो मांस खाने वाली पिराना मछली। आश्चर्य, वो व्यक्ति उनके मन की बात कैसे जान लेता है? बंकू बाबू ने फिर आंख लगाई। गहरा जंगल, अभेद्य अंधेरे में लताओं पत्तों के बीच से छनकर आती हुई इक्का दुक्का धूप की बूंदें। एक तरफ एक विशाल पेड़, उसे क्या लटक रहा है? सर्वनाश, इतना बड़ा सांप! बंकू बाबू ने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उन्हें याद आया कि कहीं पढ़ा है ब्राजील का एनाकोंडा, अजगर का बाप। लेकिन मछली कहाँ है? वो देखो, एक नहर, दोनों किनारों पर मगरमच्छ धूप सेक रहे हैं। कतार में मगरमच्छ, उनमें से एक हिलता है, पानी में उतरेगा। वो उतर गया, सड़क। बंकू बाबू ने जैसे आवाज भी सुनी। लेकिन ये क्या बात है? मगरमच्छ इतनी तेजी से पानी छोड़कर ऊपर आ गया, क्यों? लेकिन क्या ये वही मगरमच्छ है? बंकू बाबू ने फटी आंखों से देखा कि मगरमच्छ के निचले हिस्से में मांस जैसी लगभग कोई चीज नहीं थी, केवल हड्डियां, और शरीर का बाकी हिस्सा 5 दांतों वाली राक्षसी मछलियां गबक गबक कर निगल रही थी, पिराना मछली। बंकू बाबू और देख नहीं सके। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, सिर भनभना रहा था। एंग ने कहा, अब विश्वास होता है कि हम श्रेष्ठ हैं? बंकू बाबू ने जीभ से होठ चाट कर कहा, हाँ बिल्कुल, जरूर, बखूबी, 100 बार। एंग ने कहा, ठीक है,
तुम्हें देखकर और तुम्हारी हाथ पैर दबाकर लगता है कि तुम निकृष्ट प्राणी होते हुए भी इंसान के तौर पर बुरे नहीं हो। लेकिन तुम्हारी कमी ये है कि तुम अत्यधिक सीधे साधे हो, इसलिए तुमने जीवन में उन्नति नहीं की। अन्याय का विरोध न करना या चुपचाप अपमान सहना ये सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी भी प्राणी को शोभा नहीं देता। खैर, तुमसे मुलाकात होनी नहीं थी, होकर अच्छा लगा, लेकिन पृथ्वी पर ज्यादा समय बर्बाद करने से फायदा नहीं। मैं बल्कि आता हूँ। बंकू बाबू ने कहा, आइए एंग बाबू, मैं भी आपसे मुलाकात करके बहुत। बंकू बाबू की बात पूरी नहीं हुई। पलक झपकते ही कब एंग रॉकेट में चढ़ गया और कब वो रॉकेट पंचाघोष के बांसवन को छोड़कर ऊपर उठकर अदृश्य हो गया, ये बंकू बाबू को जैसे पता ही नहीं चला। अचानक उन्हें ध्यान आया कि फिर से झींगुर बजने लगे हैं। रात बहुत हो गई थी। घर की ओर चलना शुरू करके बंकू बाबू ने अपने मन में एक अद्भुत भाव महसूस किया। उनके जीवन में कितनी बड़ी घटना घट गई थी, ये कुछ देर पहले तक वे ठीक से समझ नहीं पाए थे। कहाँ कि किसी सौर मंडल के एक ग्रह का, जिसका नाम शायद किसी ने सुना भी ना हो, उसी का एक व्यक्ति तो नहीं, एंग उनसे आकर बात करके चला गया। कितना आश्चर्य, कितना अद्भुत! पूरी दुनिया में किसी और से नहीं, केवल उनसे। वे श्री बंकू बिहारी दत्त, कांकुरगाछी प्राइमरी स्कूल में भूगोल और बांग्ला के शिक्षक। आज अभी से कम एक अनुभव में वे पूरी दुनिया में अद्वितीय हैं। अगले दिन रविवार था। श्रीपति बाबू के घर में जोरदार महफिल जमी थी। कल की रोशनी की खबर आज अखबार में निकली थी, लेकिन बिल्कुल मामूली स्तर पर। बांग्लादेश के सिर्फ 2-1 जगहों से रोशनी देखने की खबर आई थी, इसलिए उसे फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी जैसी अफवाहों में डाल दिया गया था। आज पंचाघोष महफिल में आए थे। उनके 40 बीघे के बांसवन में जो पोखर है, उसके चारों ओर के 10 बांस के झुंड कथित तौर पर रातों रात बिल्कुल नंगे हो गए थे। सर्दियों में बांस के सूखे पत्ते झड़ते जरूर हैं, लेकिन इस तरह अचानक नंगे हो जाना बहुत ही असामान्य था। इसी विषय पर बात हो रही थी, तभी भैरव चक्रवर्ती अचानक बोल उठे, आज बंकू को देर क्यों हो रही है? हाँ, तो इतनी देर तक किसी को ध्यान ही नहीं आया था। निधु मोख्तार बोले, बंकू इतनी आसानी से यहाँ आएगा क्या? कल मुंह खोलते ही जो डांट खाई है। श्रीपति बाबू ने बेचैन होकर कहा, ये कहने से चलेगा क्या? बंकू तो चाहिए। रामकनाई, तुम एक बार जाओ तो देखो, पकड़ कर ला सकते हो क्या? रामकनाई चाय वाय पीकर ही जा रहा हूँ कहकर अभी प्याली में चुस्की लेने ही गया था कि बंकू बाबू आकर कमरे में घुसे कहने से तो कुछ भी नहीं कहा गया। एक छोटा मोटा बैसाखी तूफान जैसे एक छोटे कद के इंसान के वेश में प्रवेश करके सबको स्तब्ध कर गया। फिर तूफान का खेल। पहले पूरे 1 मिनट तक बंकू बाबू जोर से हंसे, ऐसी हंसी जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी, उन्होंने खुद भी नहीं सुनी थी। फिर हंसी रोककर एक जोरदार गला खंकार कर गंभीर आवाज में कहने लगे, मित्रों, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सूचित करता हूं कि आज उस महफिल में मेरा आखिरी दिन है। आप लोगों की टोली छोड़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताकर जाना चाहता हूं और इसलिए आज यहाँ आया हूं। नंबर 1, वो सभी पर लागू होता है। आप सब बहुत बकवास करते हैं। जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में ज्यादा बात करने पर लोग मूर्ख कहते हैं। नंबर 2, ये चंडी बाबू से कह रहा हूं, आप लोगों की उम्र में दूसरों के छाते जूते छिपाना सिर्फ अन्याय ही नहीं, बचकानापन भी है। कृपया मेरा छाता और भूरे रंग के कैनवस के जूते कल तक मेरे घर पहुंचा दें। निधु बाबू, अगर आप मुझे बांका कहकर बुलाते हैं तो मैं आपको छेंदा कहकर बुलाऊंगा, आपको वही मानना होगा। और श्रीपति बाबू, आप गणमान्य व्यक्ति हैं, आपको चापलूसों की जरूरत होगी ही, लेकिन जान लीजिए कि आज से मैं उस टोली में नहीं हूं। अगर आप कहें तो अपनी पाली हुई बिल्ली को भेज सकता हूं, अच्छी तरह से पैर चाट सकती है। ओह, पंचा बाबू भी आए हैं देख रहा हूं। आपको भी खबर दे दूं, कल रात क्रेनियस ग्रह से एक एंग आकर आपके बांस के बगीचे के पोखर में उतरा था। उससे मेरी मुलाकात हुई है। वो व्यक्ति वो एंग बहुत अच्छा है। ये कहकर बंकू बाबू ने अपने बाएं हाथ से भैरव चक्रवर्ती की पीठ पर एक थपकी मारकर उन्हें हिचकी दिलाई और गर्व से श्रीपति बाबू के कमरे से बाहर निकल गए। ठीक उसी पर रामकनाई के हाथ से चाय से भरी प्याली गिरकर सभी के कपड़ों पर गर्म चाय फैलकर चकनाचूर हो गई। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।